अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पासबान इस्लाम। कल वेनेज़ुएला था और आज ईरान की बारी है। क्या वाकई 46 साल बाद तेहरान के दरवाजे पर एक और इनकलाब दस्तक दे रहा है? क्या एक बार फिर ईरान का रियासती, समाजी और फिक्री ढांचा तब्दील होने जा रहा है? और क्या इनकलाब के पैरोकार मुल्क संभालने में नाकाम हो चुके हैं? क्या ईरान के 100 शहरों में बरपा एहतजाज वाकई हकीकत है, या अमरीकी हिदायतकारी और फंडिंग में रचाई गई साजिश? ये तमाम सवालात वक्त की मेज़ान पर जवाब के मुंतज़िर हैं, जिसके लिए कुछ इंतज़ार दरकार है। लेकिन आज दुनिया का मसला ईरान है, न वेनेज़ुएला और ना ही ग्रीनलैंड। मसला है ट्रम्प डॉक्ट्राइन और उसके बतन से जन्म लेने वाला कारोबारी साम्राज्य, जो दुनिया भर में ज़मीन में छुपे कीमती खजानों की बू सूंघता फिर रहा है। ट्रम्प डॉक्ट्राइन दरअसल वो रियासती इंतज़ाम है जो अमरीकी मल्टीनेशनल कंपनियों की ताकत बना हुआ है। ट्रम्प डॉक्ट्राइन अमरीकी कॉरपोरेट को सियासी मुदाखलत की आड़ में मुआशी और फौजी लिहाज से कमज़ोर मुल्कों के नायाब मादनी ज़खायर तक रसाई दे रहा है, और इसके लिए धौंस, धमकी, धांधली, फौजी ऑपरेशन और मुआशी पाबंदियों जैसे हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल वेनेज़ुएला है। ऑपरेशन कैरिबियन शील्ड की कामयाबी के बावजूद अमेरिका वेनेज़ुएला के गाढ़े क्रूड ऑयल के ज़खायर तक रसाई और लातीनी अमेरिका में असर रसूख बढ़ाने में फ़िलहाल नाकाम है। और अब अंकल सैम का फोकस ईरान है। लेकिन सवाल ये है कि ईरान में सियासी जमूद, रियासती जबर, सख्त पॉलिसियों, रूहानी एलीट की करप्शन दास्तानों, अमरीकी डॉलर्स और इसराइली राब्तों से जन्म लेने वाली रिजीम चेंज मूवमेंट वक्ती उबाल साबित होगा, या वाकई नया इनकलाब तेहरान की ख़याबान पास्तूर पर ताकत के मराकज़ को तहस नहस करके रख देगा। ईरान में अमरीकी मुदाखलत का नतीजा क्या निकलेगा? क्या ईरान में रूहानीस के मुतबादिल क़यादत का ज़मीन पर कोई वजूद है? ईरान में मुमकिना रिजीम चेंज के पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे? क्या रूस, चीन और ईरान का ब्रिक्स प्लस अमरीका के कॉरपोरेट इंपीरियलिज्म को रोक सकेगा? और सबसे बढ़कर ईरान के मौजूदा हालात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए क्या चैलेंजेस पैदा कर रहे हैं? इन हालात में पाकिस्तान के लिए क्या इम्कानात और खदशात पैदा हो सकते हैं? इस सब पर बात करेंगे साबिक सफ़ीर माहिर बैनुल अक़वामी अमूर मंसूर जाफ़र साहब से। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ईरान में इनकलाबी हुकूमत के खिलाफ बढ़ते एहतजाज और हंगामों में अब तक 65 हलाकतें रिकॉर्ड पर हैं। मुजाहिरीन हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने और नए इंतखाबात का मुतालिबा कर रहे हैं। वक्त के आईने में आप अगर देखें तो क्या होता देख रहे हैं ईरान में? 79 के इनकलाब की रुखसती होगी या रियासत का गलबा जारी रहेगा? जी, बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त ईरान में जो मार्का बपा है, मैं समझता हूँ वो माजी में होने वाली जितनी भी इस नौइयत की अवामी एहतजाज की तहरीकें थीं, उससे इस लिहाज से मुनफरद है कि इसमें हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है वो इस वक्त बरसर एहतजाज है और सड़कों पर है। और उसकी बुनियादी वजह जो है वो कोई सियासी एजेंडा नहीं है, वो उनकी जो ज़ातियात पर मबनी मामलात हैं, उनकी महंगाई का मामला है, उनके रोज़गार का मामला है, और ख़ास तौर पे मुल्क में जो बढ़ती हुई अफरात-ए-ज़र है उससे यानी आम ईरानी शहरी की ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो चुकी है। तो इस एजेंडे के तहत आप कह लीजिए इन इन बुनियादी नुकात पर जो है ये तहरीक उठाई गई है, और इसी वजह से इसमें थोड़ा सा जो तशद्दुद का अंसर है वो आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जी। और क्योंकि ये जितने बड़े पैमाने पर इस वक्त हुई है, अगरचे इस वक्त तेहरान में इसकी वो शिद्दत आपको दिखाई नहीं दे रही जो इसकी शिद्दत मुल्क के दीगर शहरों में देखने को मिल रही है, लेकिन तेहरान तकरीबन पूरे ईरान का 40% आप कह सकते हैं आबादी उसमें रहती है, और इस हवाले से यानी उतना बड़ा चैलेंज अब हुकूमत के लिए नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर इस चीज़ को कंटेन ना किया गया जी। और इसे रोकने के लिए मौसर इक़दामात ना किए गए, तो मैं समझता हूँ कि ये जो ईरान की हुकूमत है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। जहाँ तक तो इस तहरीक के नतीजे में कोई इस्लामी इनकलाब की बिसात लपेटने की जो बातें की जा रही हैं, वो तो मैं समझता हूँ बड़ी दूर की कौड़ी है, क्योंकि इस वक्त अगरचे मगरब और अमेरिका, बिलखुसूस इसराइल, उनकी बड़ी पुरानी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से यहाँ इनकलाब का जो शरारा है, ख़ास तौर पे यहाँ पे जो रासख़ुल अक़ीदा मुसलमान हैं, उनको किसी तरीके से हुकूमत बेजार कर दिया जाए और एक बार फिर उन पे उसी तरीके से एक सेकुलर हुक्मरान जो है, जो माजी में यहाँ पे बादशाहत के मज़े लूटते रहे हैं, उनको ही दोबारा इंस्टॉल किया जाए। और उसके लिए आपने देखा है कि मुख्तलिफ
जो माजी के जो फरमारवा रहे हैं पहलवी ख़ानदान के जो चश्मो चराग हैं, उनकी बड़ी इसराइल की यात्रा भी चल रही है और साथ-साथ अमेरिका भी उनको बड़ा हाथों अच्छा, हाथ दे रहा है। इससे लेकिन पहले उन्हें मंसूर पता साहब, है अमेरिका जब इसराइल और ईरान के दरमियान जंग जारी थी, तब भी रज़ा शाह पहलवी काफ़ी एक्टिव थे और ईरान में जो सूरत हाल थी उसमें वो इसराइल का और अमेरिका का साथ दे रहे थे। और अभी भी ईरानी क़यादत आप भी बात कर रहे हैं कि ये दावा कर रही है कि इसके पीछे अमेरिका और इसराइल का हाथ है। तो क्या रज़ा शाह पहलवी दोबारा से बादशाहत ईरान में लाने के लिए सरगर्म हो चुके हैं? अ, सरगम तो वो जिस अंदाज से हैं वो सबके सामने हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि उन्हें इंस्टॉल किया जाए। यानी आप कह सकते हैं कि इस वक्त वो खुद को ईरान का हामिद करज़ई बनाने के लिए जो है वो सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। और आपने नोट किया कि जो अफ़गानिस्तान के हामिद करज़ई थे उनका क्या हाल हुआ और वो किस तरीके से दुम दबा के जो है वहाँ से भागे हैं। और ख़ुद बिल्कुल। इनके आबाओ अजदाद जो हैं, जो इनके अब्बा जान यहाँ हुक्मरानी करते रहे हैं, वो जिस अंदाज से उनका खात्मा हुआ कि उन्हें यहाँ पे कब्र तक नसीब नहीं हुई है, तो उनकी ज़मीन में तो कोई ऐसे जड़ें नहीं है, ना अवाम के अंदर उनकी पसीर आई है। वो सिर्फ़ और सिर्फ बैनुल अक़वामी अपने जो आका हैं और उनके स्टूज बन के और उनके एजेंट बन के जो है वो यहाँ पे हुक्मरानी का जो ख्वाब देख रहे हैं, वो मुमकिन नहीं। और ख़ास तौर पे इस्लामी इनकलाब जो यहाँ पे 79 में आया था, उसके बाद से जो ईरान की जो पॉलिटिकल फैब्रिक है और जो सोशल फैब्रिक है, वो बड़ा दूरदर्श नताइज का हामिल है। और उसको आप माजी में होने वाले जितने भी इस नौइयत के एहतजाज हैं, आप उनको देख लीजिए। और उससे बढ़कर खुद इसराइल ने जो एक ऑल आउट वॉर ईरान के ख़िलाफ़ जब शुरू की थी, उस वक्त भी इसी नौइयत की आवाज़ें सुनाई दे रही थी कि हुकूमत आज गई और कल गई। लेकिन मैं समझता हूँ इस नौइयत की स्टेज और कार्रवाइयों को मुनज़्ज़म करने वाले लोग या जो हुकूमतें हैं, वो ये भूल जाती हैं कि इस नौइयत का जुल्म और ज़्यादती और ख़ास तौर पे नाइंसाफ़ी पर मबनी इक़दामात हैं, वो ईरान के इन्हीं भूखे नंगे अवाम को दोबारा से अपनी हुकूमत के गिर्द रैली कर देते हैं। जब इसराइल ने हमला किया, तो यही जज़्बात उस वक़्त भी ईरानी अवाम के थे। ईरानी अवाम पर उस वक़्त कोई खून नहीं बरस रहा था, वो इसी तरीके से भूख और नंग और अफ़रात-ओ-ज़र का शिकार थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक जारे ने उनके मुल्क के ख़िलाफ़ इक़दाम किया है, तो वो अपनी हुकूमत के साथ उनकी सफ़ों में शामिल हो गए। और इसी नौइयत की जो एक्टिविटी उस वक़्त भी शुरू करने की कोशिश की थी, वो बुरी तरीके से नाकाम हुई। अगरचे इस वक्त इसकी शिद्दत ज़्यादा है और ख़ास तौर पे जो अमेरिका की तरफ से धमकियाँ में बयानात और ख़यालात का इज़हार किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से, वो भी मैं समझता हूँ महल्ले नज़र है। और उसकी वजह से बहुत सारी जो क़यासराइयाँ की जा रही हैं, वो यही की जा रही हैं कि शायद इस वक्त इस्लामी इनकलाब की बिसात जो है, और बिलखुसूस इस वक्त जो मौजूदा रजीम है, क्योंकि इस वक्त मौजूदा रजीम को जो बड़ा चैलेंज दरपेश है, वो ख़ुद अपनी सक्सेशन का भी है। इस वक्त जो रूहानी पेशवा है कि उनका कोई सक्सेसर इस वक्त मौजूद नहीं है, क्योंकि आपके इल्म में है कि इसराइल के पै दर पै हमलों और इसी नौइयत की वहाँ पे एक्टिविटीज़ के नतीजे में उनकी जो मरकज़ी क़यादत है, वो एक लिहाज से वाइप आउट कर दी गई। और उनकी अस्करी क़यादत भी बड़े पैमाने पे जो पिछली इसराइली जंग थी उसमें सफ़ाए हस्ती से मिटा दी गई। तो ऐसी सूरत में ईरान के अंदर एक क़यादत का फुक़दान तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन एक चैलेंज ज़रूर दरपेश है। और यही वजह है कि इस वक्त इस तहरीक के हवाले से और इस ख़ास तौर पे जो तो अवामी एहतजाज है, मंसूर साहब, फिर उसके क्या हवाले जो से मौजूदा बड़ी हुकूमत है उसको अपना रवैया तब्दील करना पड़ेगा? क्योंकि जो एक हार्ड स्टेट पॉलिसी है और आज़ादी इजहार की भी पाबंदी है, मजहबी अशराफिया के ख़िलाफ़ अब एहतजाज हो रहा है, तो क्या फिर जो इस वक्त मेन स्ट्रीम में हुकूमत चल रही है उनको अपना रवैया तब्दील करना पड़ेगा? कोई शक नहीं जी कि इस वक्त उन्हें अपने अवाम को जो है वो सीने से लगाना होगा। उनके ख़िलाफ़ जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं उनके एहतजाज को दबाने की, वो काउंटर प्रोडक्टिव होंगी। और इस वक्त अमेरिका और इसराइल और मगरब यही चाहता है कि इस वक्त ईरानी हुकूमत जो है वो अपने अवाम के ख़िलाफ़, जिसे कहना चाहिए, वो मैदान अमल में आए, उन पर गोली चलाए, ताकि उन्हें एक जवाब मिल जाए। जिस तरीके से धमकियाँ में बयानात हम सुन रहे हैं अमेरिका से, इसराइल से, कि अगर अवाम को हाथ लगाया गया, उनके ख़िलाफ़ तशद्दुद किया गया, तो उन हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है एक रास्त इक़दाम जो है वो भी किया जा सकता है। तो इस वक्त ईरानी, और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि ईरानी क़यादत जो है, पहली मर्तबा हुआ है कि इस नौइयत के एहतजाज, अवामी एहतजाज में जो मजहबी अशराफिया जिसे आप कह रहे हैं, ख़ास तौर पे अली ख़ामेनी, उन्होंने जुमे के रोज़ एक खिताब खुद भी किया है और आवाम को बराह रास्त मुखातब किया है। और अमेरिका को भी एक
सही मानों में जिसे कहते हैं सख्त वार्निंग दी है कि अगर उनकी तरफ से कोई भी रास्ता इक़दाम करने की कोशिश की, किसी बात को भी बुनियाद बना के, तो उसके बड़े सख्त नताइज बरामद होंगे। और इस वक्त इस जंग का जो लल पीरियड था, इसराइली जंग के बाद ईरान ने जो अपनी अस्करी तैयारी है और ख़ासतौर पे अपना जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है उसे जितने बड़े पैमाने पे तौसीह दी है और उसकी रेंज बढ़ाई है, ये इसराइल और अमेरिका दोनों को बड़ी अच्छी तरह मालूम है। और अगर इस नौइयत की कोई एक्टिविटी इसराइल या अमेरिका ने मिलकर करने की कोशिश की या किसी भी तीसरे मुल्क के जरिए करने की कोशिश की, तो उसका मैं समझता हूँ जो जवाब इस बार ईरान की तरफ से जाएगा वो शायद इसराइल और अमेरिका की तवक्को से बहुत बढ़कर होगा। तो यही वजह है कि आप इस वक्त तक जो वॉर ऑफ वर्ड्स जो है, हॉट ट्रैक जो है, वो दोनों तरफ से बहुत देख रहे हैं, लेकिन ज़मीनी तौर पे ईरान में कोई इस नौइयत की कार्रवाई करना अमेरिका और इसराइल के लिए फ़िलहाल मुझे कम से कम दिखाई नहीं देता, प्रैक्टिकल दिखाई नहीं देता। अगरचे वहाँ पे इसराइली एजेंट और इसी नौइयत के जैसे किराए के फ़ौजी ईरानी हुकूमत कहती है वो इस वक्त सरगर्म हैं और इस एहतजाज को स्टोक करने के लिए, मुख्तलिफ जगहों को नजर आतिश करने के लिए, हुकूमती बिल्डिंग्स को आग लगाने के लिए इस नौइयत की एक्टिविटीज़ करके हुकूमत को एक इश्ताल दिलाने की भी कोशिश कर रहे हैं और अवाम को भी एक लिहाज से इसी तशद्दुद की राह पर उकसा रहे हैं, जो कम से कम तो मंसूर साहब इसमें हम इसमें ये ऐड कर सकते हैं कि जिस तरह हमने बाकी दुनिया में भी कुछ मुल्कों में देखा कि जो जेनजी हैं वो एक इनकलाब लाने में उनका किरदार बहुत अहम देखा गया है, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो ईरानी नौजवान हैं वो ग्लोबल विलेज बनती दुनिया में अजनबी बनकर रहना कबूल नहीं कर रहे, वो भी मुल्क में एक सकाफती इर्तिका और लिबर्टी के ख्वाहां हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ईरान में भी जो अब जेनजी है वो कि इनकलाब लाने के लिए बिल्कुल तैयार है? इसमें कोई शक नहीं कि इस पूरे एहतजाज का जो हरावल दस्ता है वो आपको ज़्यादातर नौजवान ही दिखाई देते हैं, और बिलखुसूस वो नौजवान के जो इस वक्त मईशत के हवाले से, इक़्तिसादियात के हवाले से जो उनके दलिदर हैं उससे वो परेशान हैं और उसी का मदावा वो चाहते हैं। यानी इनकलाब का वो ख्वाब, यानी जो इसे टॉपल करने का इस वक्त अमेरिका और इसराइल को रोज़ एक नया मरोड़ उठता है, वो तो शायद उनके मुतमय नज़र ना हो, लेकिन उन्हें इस वक्त अपनी जो बुनियादी मसाइल हैं उसके हल के हवाले से वो सड़कों पे हैं। उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं कि यहाँ पे मजहबी इशराफिया रूल करती है या कोई और लिबरल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी रूल करता है। उन्हें इस वक्त अपने मामलात जो हैं वो ठीक करने की ज़रूरत पेश आई है, इसी वजह से वो सड़कों पे है। लेकिन मैं समझता हूँ उन्हें इस बात का भी इदराक है कि उनकी इन जो माशी मसाइल हैं, जो उनको चैलेंजेस हैं, उसका जिम्मेदार इस वक्त जो इशराफिया इक़्तिदार में मौजूद है वो तो अपनी जगह है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो आलमी पाबंदियाँ अमेरिका, इसराइल और दीगर यूरोपीय ममालिक ने जो उन पर आयद कर रखी हैं वो अपने तौर पे उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो उन पाबंदियों को जब तक नहीं हटाया जाता। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब आपके वक्त का। एक ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मई वॉर में भारत की दुर्गत बनाने वाला, भारतीय फौजी एहसासों को कबाड़ में बदलने वाला पाकिस्तानी फाइटर जेट JF-17 थंडर दुनिया भर में मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। 2025 में पहले आज़रबाईजान फिर लीबिया ने फाइटर जेट्स खरीदने के लिए मुआहिदे किए और अब 12 JF-17 के लिए सूडान की डील फाइनल हो रही है। और बांग्लादेश के एयर चीफ के हालिया दौरे पाकिस्तान में मामले पर पेशरफ्त की इतलात हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान अगले 3 सालों में 100 से ज़्यादा JF-17 थंडर मुख्तलिफ मुल्कों को डिलीवर करेगा। यही नहीं बल्कि एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान के 2 मिसाइल तजर्बात वॉर वेपन प्रोडक्शन के हवाले से पाकिस्तान की संजीदगी का इजहार है। फ़ज़ा से ज़मीन और समंदर में टारगेट को निशाना बनाने वाले तैमूर के बाद पाकिस्तान नेवी के LY-80 मिसाइल का कामयाब तजर्बा अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान की दिफाई पैदावारी सलाहियत और जंगी प्रोडक्ट की आलमी मकबूलियत का एतराफ़ इंडियन TV चैनल्स भी कर रहे हैं, और इंडियन फ़ौज के CDS का बांग्लादेश को JF-17 थंडर तैयारों की फ़रोख्त पर तशवीश का इजहार बैनुस-सतूर प्रोजेक्ट की गैर मामूली सलाहियत का एतराफ़ है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 2026 के आगाज़ में ही JF-17 समेत दीगर पाकिस्तानी असलहे के लिए नए ऑर्डर सामने आए हैं और मुमकिना तौर पर $12 अरब के सौदों की तफसीलात खबरों में हैं। आपकी इस हवाले से क्या मालूमात हैं? बहुत शुक्रिया आयशा, आपने इन्वाइट किया। देखिए, पाकिस्तान एयरफोर्स काफ़ी अरसे से इंगेज थी और ख़ास तौर पर तकरीबन 1 साल से मुख्तलिफ मुल्कों के साथ इंगेज थी।
अभी अभी जो खबर आ रही है और मीडिया पर चल रही है, सूडान के साथ हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है तकरीबन आप जो 12 बिलियन का कह रही हैं, ये अमाउंट तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, शायद इससे ज़्यादा हो, लेकिन मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और बहुत सारे और भी कोई 3 या 4 मुल्क अफ्रीका के हमारे साथ इंगेजमेंट में हैं, सऊदी अरब इंगेजमेंट में है, बांग्लादेश का आपने देख लिया है। बांग्लादेश के सरबराह से हमारे सरबराह की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात दुबई में एयर शो के दौरान स्पेशली अरेंज की गई थी। इनिशियली सेटअप उधर किया गया था और अभी पिछले हफ्ते वो आपने देखा है कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए हुए थे, चीज़ें आगे बढ़ी हैं। तो इंशाल्लाह ताला सऊदी अरब, बांग्लादेश, बहुत से लीबिया ऑलरेडी और अफ्रीका के कुछ मुल्क जो शामिल हैं, इसके अलावा म्यांमार और अज़रबैजान वगैरह तो पहले ही ले चुके हैं। तो ये हमारा क्योंकि जहाज़ इकोनॉमिकल है, कॉम्बैट प्रूवन है, हम रिलायबल सोर्स हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसको कह रहे हैं कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए इसके एग्रीमेंट के लिए या अप्रोच बहुत सारे मुल्क हमें कर रहे हैं ताकि ये अपनी एयर फोर्सेस में शामिल कर सकें। खालिद साहब, JF-17 की मकबूलियत का इंडियन मीडिया पर काफ़ी चर्चा है। इंडियन चैनल्स पाकिस्तानी फाइटर जेट की काबिलियत का एतराफ़ कर रहे हैं और इंडियन CDS बांग्लादेश को JF-17 के सौदे पर तशवीश का भी इजहार कर रहे हैं। इस सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ओवर द ईयर जो 16 साल हसीना वाजिद की हुकूमत रही बांग्लादेश पर, तो पर्पसफुली बांग्लादेश की फोर्सेस को, ख़ासतौर पर एयर फोर्स को, जिसको कहते हैं ना कि डिस्टेबलाइज या डिस्ट्रॉय किया गया, इस वजह से कि इंडियन चाहते थे कि बांग्लादेश की एयरफोर्स की डिपेंडेंसी इंडिया पर ही रहे और किसी और मुल्क की तरफ वो ना देखें। हसीना वाजिद की फॉरेन पॉलिसी और उनके जो क्लोजनेस थी इंडिया के साथ, ये मुमकिन हुआ भी। उनकी आर्म फोर्सेस जो ट्रेडिशनली हमारे बहुत करीब हुआ करती थी, फिर उतनी करीब नहीं रही। इंडिया ने अपना इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा जमा लिया और जाहिर है पिछले 16-17 साल से उन्होंने जो अपनी एक मोनोपोली देखी है इंडियन फोर्सेस पर, ख़ासतौर पर एयर फोर्स पर, वो उनको बहुत किसी तरीके से भी नहीं भाएगी। वो नहीं चाहेंगे कि एक एयरफोर्स उठ कर आए, पाकिस्तान एयरफोर्स, और दोबारा से अपना उनका जो कनेक्टिविटी है, जो रिलेशनशिप है, जो बॉन्डेज हमारी है, ट्रस्ट और कंफर्ट है, वो दोबारा रिवाइव हो जाए। और जाहिर है हम एक पहले भी बांग्लादेश को F-6 जहाज़ गिफ्ट भी कर चुके हैं तकरीबन 3 दिहाइयाँ पहले। ये भी आपके व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात के मिसेस खालिदा ज़िया के ज़माने में उस वक्त हम क्लोज कोलैबोरेशन में भी थे, हम एक ट्रस्ट और बॉन्डेज भी था। बाद में हमारी दूरियां हो गई। जाहिर है हिंदुस्तान को किसी सूरत नहीं भाएगा कि एक तरफ बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, नॉर्थ में चाइना हो, तो ये मुल्कों का एक ट्रायंगल सा है जिसके अंदर अपने आप को घुटन महसूस कर रहा है हिंदुस्तान। तो ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। उनको एक ऐसी चीज़, ऐसी ग्रिप या ऐसा लीवरेज ऑफ इन्फ्लुएंस अपने हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है, जो उन्होंने 15-20 साल तक बहुत ज़्यादा अपने मैनेज किया हुआ था, उसको अपनी मर्जी के मुताबिक और ऑलमोस्ट पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, गुज़श्ता दिनों बांग्लादेशी एयर चीफ के दौरा पाकिस्तान में JF-17 के सौदे के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई? जी आयशा, मैंने पहले कहा ना कि जो हमारे सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू अभी गए हुए थे दुबई एयर शो में और एक एक्सक्लूसिव मीटिंग बिटवीन दोनों एयरफोर्स चीफ की प्लान की गई थी और उससे भी तकरीबन 6 महीने पहले एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चल रहा था। बांग्लादेश ने अपनी इंटरेस्ट शो की थी। वो सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो हमारी ट्रेनिंग में भी, हमारी K-8 में भी और दूसरे मशाक जहाज़ों में भी इंटरेस्टेड हैं। तो पहली मीटिंग ये दुबई में हुई थी चंद महीने पहले और अब जो पाक फ़ज़ाइया के सरबराह के साथ उनकी मीटिंग हुई है एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में रिसेंटली, इसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने दिलचस्पी शो की है क्योंकि वो हैरान हुए हैं खुशगवार तौर पर कि पाक फ़ज़ाइया ने इतने सालों में कहाँ तक तरक्की कर ली है। और एक और अच्छी बात, हमें कंफर्ट लेवल ये भी है कि ये पाकिस्तान का जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, बांग्लादेश के एयरफोर्स चीफ यहीं के ग्रेजुएट हैं, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान के आर्म फोर्सेज और मुसल्लह अफवाज को और ख़ासतौर पर एयरफोर्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं हमारी काबिलियत को। लेकिन अभी जो दौरा उन्होंने किया है, मुझे कंफर्म हुआ है मेरे कॉन्टैक्ट से कि बहुत ज़्यादा वो इम्प्रेस थे पाक फ़ज़ाइया की डेवलपमेंट से। एक तो मई 2025 में जो परफॉर्मेंस दिखाई हमने अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद आपने देखा है कि हमारे जहाज़ JF-17 थंडर की धूम है, तो वो एक रिप्यूट या इमेज हमारी एयरफोर्स का और इस जहाज़ का पर्टिकुलरली हुआ है। तो वो बहुत कीन है इसको आगे लेकर चलने में। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में कॉन्ट्रैक्ट भी साइन होना चाहिए चंद हफ्तों या चंद महीनों के अंदर। अच्छा खालिद साहब, JF-17 कारकर्दगी के पैमानों में एक आजमाया हुआ आलमी ब्रांड है। इसकी मकबूलियत का क्रेडिट आप किसे देंगे? फाइटर जेट के इलेक्ट्रिक वॉरफेयर सिस्टम को या फिर नेविगेशन सिस्टम को, जहाज़ के रिडार्स को या फिर टारगेटिंग पॉड को या फिर मार्केटिंग टीम को?
ये बहुत अच्छा सवाल है। इसको मैं 5 हिस्सों में डिवाइड करना चाहूँगा। देखिए, जब भी कोई एयरफोर्स कोई फाइटर जहाज़ खरीदना चाहती है तो उसमें 5 सेगमेंट वो देखती है। 5 सेगमेंट का मतलब ये है कि 5 क्राइटेरिया होते हैं। नंबर 1, उस फाइटर जहाज़ को देखा जाता है कि उसकी सलाहियत क्या है, उसका इंजन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्या है, वेपन कौन से लगते हैं, रिलायबिलिटी क्या है उस जहाज़ की। नंबर 1। नंबर 2 देखा जाता है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव कितना है, यानी कि जिस मुल्क ने खरीदना है उसकी अफोर्डेबिलिटी में है और जो कीमत दी जा रही है उसमें उस मुल्क को कितने जहाज मिलेंगे। ये नंबर 2 क्राइटेरिया होता है। नंबर 3 क्राइटेरिया ये होता है कि अगर वो मुल्क जहाज हमसे खरीद लेता है तो उसकी जो मेंटेनेंस और ट्रेनिंग और दूसरी रिलायबिलिटी है उसको वो इस मुल्क की जो मुल्क देने वाला है वो आया रिलायबल है इतना कि वो उसके स्पेयर पार्ट्स देता रहेगा या कल को बैकआउट कर जाएगा किसी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से। ये तीसरा क्राइटेरिया होता है। चौथा क्राइटेरिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये जहाज जो लेने जा रहा है कोई मुल्क, वो बैटल टेस्टेड या कॉम्बैट प्रूवन है, कभी उसने जंग में हिस्सा लिया और अगर लिया तो उसकी क्या कारदगी रही। अब ये चौथा होता है। पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो पाक फिजाइया से जहाज लेने वाला एडवांटेज है किसी भी मुल्क को, वो है ट्रेनिंग पीएफ के टेक्नीशियंस और पायलट्स देंगे। अब आप देखिए, जहां अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना ट्रेनिंग का मेयार इतना सेट कर दिया है, कोई भी मुल्क हमसे ट्रेनिंग भी करवाना चाहते हैं, बहुत सारे मुल्क जो हमसे जहाज नहीं भी खरीद रहे वो कहते हैं हमें ट्रेनिंग दे दे। तो 5 क्राइटेरिया के तहत JF-17 पूरी तरह उतरता है। नंबर 1 वो सिस्टम और मशीन जबरदस्त है। नंबर 2 जैसे मैंने कहा कॉस्ट इफेक्टिव है। नंबर 3 हम रिलायबल सोर्स हैं। नंबर 4 जो है ये बैटल टेस्टेड जहाज है। और नंबर 5 अल्हम्दुलिल्लाह पाक फिजाइया के पायलट्स, इंजीनियर, टेक्नीशियन को जब ट्रेनिंग देंगे तो जाहिर है किसी के लिए भी एलिमेंट ऑफ प्राइड और खुशी का काम होना चाहिए कि पाक फिजाइया उनको ट्रेनिंग दे। तो आई थिंक ये मेरिट पे जहाज क्वालिफाई करता है पूरी दुनिया के कंपटीशन में। ये अपनी प्राइस, अपनी क्वालिटी और अपनी बैटल प्रूवन होने की वजह से इसका अपना एक मकाम इस वजह से बना है। अच्छा सर, मगरबी ज़राए अबलाग पाकिस्तान को दुनिया की मिडिल पावर का दर्जा दे रहे हैं। पाकिस्तान की अचानक सामने आने वाली गैर मामूली दिफाई पैदावारी सलाहियत को आप एक खामोश इनकलाब से ताबीर करेंगे या फिर पाकिस्तान की बरसों की मेहनत और उसके पीछे तवील स्ट्रेटेजिक मंसूबाबंदी है? ये दोनों हैं। पहली ये है कि बरसों की मंसूबाबंदी है, जो भी ख़ास तौर पर मिलिट्री के हार्डवेयर बनाने की हमारी कैपेसिटी रही है, हमारी अमेरिकन और दूसरे मुल्कों पर डिपेंडेंसी रही है, लेकिन हमने वो सबक फिर मुश्किल से सीखा, जिसका मतलब ये है कि हमें वादे के मुताबिक जो चीज़ें डिलीवर नहीं की गई, बाद में सैंक्शन लगा दी गई। अमेरिका ने हमें F-86 जहाज़, B-57 जहाज़, F-104 जहाज़ 60s में दिए। 65 की जंग पर हमारे पाबंदी लगा दी गई, हमारे सैंक्शंस लगा दी। 71 की जंग में हमारा दोबारा सैंक्शंस लगा दी। 79 में जब सोवियत यूनियन आया अफगानिस्तान में तो उन्होंने हमें सोचा कि F-16 देने का, हमें 82 में 40 F-16 मिले। फिर 9 साल तक हम ऑपरेट करते रहे। उस दौरान हमने सोवियत यूनियन के 9 जहाज़ तबाह किए। इस दौरान हमने 658 मिलियन ऑर्डर किया F-16 और लेने का, लेकिन जो ही सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से निकल गया हमारे 658 मिलियन भी रोक लिए गए, उसके बदले में गंदम ऑफर की गई और हमारे जहाज भी नहीं दिए गए। तब हमने उसके 6 साल बाद 1995 में ये सोचा कि ये तो हम फॉर एवर पाबंदियों का, सैंक्शंस का, इसका सामना करते रहेंगे। तब ये जहाज बनाया था। तो आप इमेजिन कर ले, 30 साल की मेहनत है। तमाम सरबराहान को, लीडरशिप को और इंजीनियर्स और टेक्नीशियन और पायलट्स को एक क्रेडिट जाता है कि 30 साल रिकॉर्ड मुद्दत में इस वक्त पाक फिजाइया में तकरीबन 200 JF-17 थंडर है। और इसका कंपैरिजन इंडिया से कर लें, उन्होंने 1985 में कंसीव किया था जहाज़ बनाना, तेजास, जो अभी दुबई में क्रैश किया था। यानी पिछले 40 सालों में हिंदुस्तान ने सिर्फ 40 जहाज़ बनाए हैं और हमने 30 सालों में 200 बनाए हैं। तो आप खुद क्रेडिबिलिटी देख लें। ये खामोश इनकलाब इसलिए है कि मई 2025 में भी लोगों ने इसकी परफॉर्मेंस देखी और 2019 में अभिनंदन का जो वाकया होता उसमें भी JF-17 थंडर शामिल था। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस जहाज ने भी, पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी और हमने एक साबित किया है कि ना सिर्फ हम मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक ज़बरदस्त मशीन है, बल्कि इसकी परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त है। इस वजह से ये नए रिकॉर्ड कायम किए हैं और एक नया हमारा इमेज बिल्डिंग आर्म फोर्सेज की ओवरऑल हुई है। खासतौर पर जो एयरफोर्स का इक्विपमेंट है उसमें दुनिया की बहुत दिलचस्पी बढ़ी है। अच्छा, पाकिस्तान एयर दुनिया की वाहिद फोर्स है जो अपने हथियार खुद बना रही है, ये बड़े एजाज वाली बात है। क्या इसकी वजह हमारे महदूद मसाइल और दिफाई सतह पर लामहदूद जो चैलेंजेस थे जिनकी वजह से हमने भारी पत्थर उठाया, ये सब है? देखें, दुनिया में तकरीबन 192 मुल्क हैं। ये वाहिद एयरफोर्स है पाकिस्तान की जो अपना जहाज खुद बनाती है।
जिसका मतलब है कि आम तौर पर दुनिया में जितनी भी जहाज बनाने वाली कंपनियां हैं, चाहे वो F-16 हो, चाहे F-35, वो प्राइवेट कंपनियां होती हैं। वो प्राइवेट कंपनियां अमेरिकन हो, रशियन हो या चाइनीज़ हो, वो बनाती हैं। ख़ासतौर पर अमेरिकन जो कंपनियां हैं उनका एक गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट होता है कि जब वो जहाज़ बनाएंगी तो वो एक्सपोर्ट सिर्फ उन मुल्कों को करेंगी जिसकी अमरीकी हुकूमत इजाज़त देगी एक्सपोर्ट करने की। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं, गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद वो एक्सपोर्ट या सेल करती हैं। लेकिन यहाँ ये यूनिक केस ये है कि एयरफोर्स खुद फाइटर एक अपना जहाज बना रही है और ये दुनिया में कभी नहीं हुआ। पहली बात, हमें एडवांटेज उसका ये है कि हम अपने, क्योंकि इंजीनियर्स, टेक्नीशियन और पायलट से कोऑपरेट करते हैं, तो हम उस हिसाब से इसको ना सिर्फ डेवलप कर पाए हैं बल्कि हम इसको मॉडिफाई और अपग्रेड भी करते रहते हैं। अभी ब्लॉक 1 से शुरू हुआ था ये जहाज। 1985 जब लॉन्च किया हमने तो ऑलमोस्ट ये कोई 2003 से लॉन्च हुआ था और पिछले 12-14 सालों के अंदर आपने देखा कि जहाज ब्लॉक 1 से लेके ब्लॉक 2 से लेके ब्लॉक 3 तक पहुंच चुका है और अब ब्लॉक 4 की तैयारियां हो रही हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप जब खुद जहाज बनाते हैं तो एक तो आप ब्लैकमेल या प्रेशराइज नहीं होते, आप पर सैंक्शन नहीं लगाई जा सकती, फिर आप अपनी ज़रूरत के तहत उसमें अपग्रेडेशन या मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि आपने जब कॉम्बैट एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो अपने सबक सीखकर इसको और इम्प्रूव करना चाहते हैं, वेपन अपग्रेडेशन करना चाहते हैं। जैसे मैं मिसाल दूंगा कि PL-15 और आइसा रडार इस पर ब्लॉक 3 में अपग्रेड कर दिया गया है, जैसे J-10C का है। तो अब ये जहाज भी अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही काबिल और पोटेंट और लीथल है जितना J-10C है मिसाइल फायरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, सुंदरबन के जंगलात में बरसों से सोया रॉयल बंगाल टाइगर जाग चुका है। बदला हुआ बांग्लादेश आज खलीज बंगाल पर मिरास का दावा करता है। पाकिस्तान चीन के सैफ अरीकी इत्तेहाद में शमूलियत रखता है। बांग्लादेश की फौजी लीडरशिप JF-17 थंडर खरीदने के लिए बेचैन है और पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइलों की खरीदारी में भी उसे दिलचस्पी है। बांग्लादेश की सियासी क़यादत इंडिया की मुदाखलत का जवाब सिलीगुड़ी राहदारी की नाकाबंदी से देना चाहती है। 7 सिस्टर स्टेट्स को भारत से काट देना चाहती है। बांग्लादेशी सियासत आज इंडियन प्रॉक्सी से पाक हो चुकी है और ख़तरा है कि भारत आम इंतखाबात को सबोताज करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए बांग्लादेशी हुकूमत ने इंडियन शहरों को वीज़े का इजरा रोक दिया है। भारत की 54 साल से जारी चालों और चीरा दस्तियों के जवाब में पहली बार बांग्लादेश के जुर्रतमंदाना इक़दामात और दो टोक रद्द अमल को बिलाशुबा गैर मामूली कहा जा रहा है। ये सब कुछ वाकई हैरानकुन है, लेकिन कहानी अभी नामुकम्मल है। गुज़श्ता दिनों इंतहा पसंद हिंदुओं के एहतजाज पर बांग्लादेशी खिलाड़ी को IPL से निकालने पर बांग्लादेश अचानक से क्रिकेट की हार्ड पावर बनकर सामने आया और भारत में आइंदा क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने से ही इनकार कर दिया। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश का इनकार और ऑस्ट्रेलिया की गुमगू कैफियत ने भारत में वर्ल्ड कप का इनेकाद खतरे में डाल दिया है। बांग्लादेश के कौमी रवैये में जुर्रत इजहार की ये ताकत अचानक कहां से आई? क्या वाकई बांग्लादेश मुस्लिम दुनिया की गरां कदर फौजी पावर बन रहा है? और क्या वाकई बांग्लादेश सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर मुस्लिम नेटो की तश्कील का हिस्सा बनेगा? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर प्रोफेसर यूसुफ इरफान साहब। बहुत शुक्रिया यूसुफ इरफान साहब आपके वक्त का। IPL से मुस्तफ़ीज़ुर रहमान की बेदखली पर बात करना चाह रही हूँ कि इसके बाद जो उनको निकाला गया तो बांग्लादेश के आम इंतखाबात से मुतालिक भी कहा जा रहा है कि इसमें भी भारत की मुदाखलत हो सकती है। मुस्तफ़ीज़ुर रहमान की वहाँ से निकालने के बाद जो बांग्लादेश का स्टांस रहा उस पर भी आप बताइएगा कि कैसे देखते हैं, और जो अब इंतखाबात होने जा रहे हैं उस पर आप कौन सी पार्टी को रूल करता देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि मिस फॉर्चून्स कम नॉट अलोन बट इन ब्रिगेड। इंडिया रोज़ बरोज़ आइसोलेशन में जा रहा है और बांग्लादेश के हवाले से भी अगर उसने मुस्तफ़ीज़ुर रहमान साहब को निकाला है तो वो खुद भी निकल गया उस खेल से। बिल्कुल। तो नुकसान किसका हुआ? दूसरा, आपके सवाल का जवाब ये है कि क्या इलेक्शन के हवाले से इंडिया जो है फेयर है कि नेबरिंग स्टेट होती है कोऑपरेटिव, जी जी, मगर क्या इंडिया का रवैया कोऑपरेटिव है? वो कोऑपरेटिव नहीं है। उसका सबब ये है कि अवामी लीग जो है वो उनकी नुमाइंदा जमात थी, वो उन्हीं की बनाई हुई जमात थी, उन्हीं की एक कामयाब नुमाइंदा थी जिसने इतने बरस हुकूमत की और अवामुन्नास के रवैये को दबाए रखा, उनके इजहार राय को दबाए रखा, उन अफराद को फांसियाँ दी, उन लोगों को जुल्म का निशाना बनाया, हत्ता कि खालिदा ज़िया जो हैं BNP की, उन्हें भी बार बार जेल में डाला। बिल्कुल। अब इस सूरत में इस वक्त जो सर्वे आ रहे हैं बैनुल अक़वामी, उसके मुताबिक अगर इलेक्शन होता है फरवरी में
तो अवामी लीग जो है वो बमुश्किल 20% नुमाइंदगी ले सकेगी। और जो बड़ी दो जमातें हैं वो बेसिकली BNP है जो खालिदा ज़िया की है, जनरल ज़ियाउर रहमान साहब की, और दूसरी जो है वो जमात इस्लामी है जी। अब दोनों यानी पैरेलल पॉपुलर हैं, और उसके साथ साथ जो यानी स्टूडेंट लीडरशिप है जिसके उस्मान हादी अभी इन्होंने मुस्तफ़िज़ुर रहमान साहब के बाद उन्हें शहीद किया है, और उसके बाद वहाँ फसादात चल पड़े हैं। तो इस सूरत में इंडिया को अपना फ्यूचर जो है इलेक्शन में यानी कोई कामयाब नज़र नहीं आ रहा। तो यकीनन अगर कामयाबी नज़र नहीं आएगी तो वो फसाद डालेगा, और उसका फसाद ये भी हो सकता है कि इलेक्शन को इल्तिवा में डाल दिया जाए, ताख़ीर में डाल दिया जाए। एक सूरत तो ये है। उसके लिए उसने हथकंडे इस्तेमाल किए हैं टारगेट किलिंग के, जिसमें हादी उस्मान भी थे। और आप भी देखिए कि वहाँ पर टर्मोइल है, कभी यानी एक पार्टी के ख़िलाफ़, कभी दूसरी पार्टी के ख़िलाफ़। मगर इसका जवाब भी देखिए कि जिस वक्त ये इन्होंने किया तो वहाँ की नेशनल सिटीज़न पार्टी जो है जिसके नुमाइंदा थे हसनात अब्दुल्ला, जी जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया इसी तरह मुदाखलत करता रहा तो जहन में रहे कि हम 7 सिस्टर्स की जो चिकन नेक है जो 12 से 15 किलोमीटर का चौड़ाई है, अगर ये काट दी जाए तो 7 सिस्टर स्टेट्स अलहदा हो जाती हैं, जिसमें फिर म्यांमार आ जाता है जो चाइना का एलाई है, फिर ये साथ भूटान और नेपाल आ जाता है। ये यानी चाइना करीब है, और अरुणाचल में पहले ही चाइना कहता है कि हमारा हिस्सा है। अब इस सूरत में इंडिया को सेटबैक पहुंच रहा है, मगर इंडिया की पहली ख्वाहिश होगी कि ये इलेक्शन ना हो। अच्छा। दूसरा जो तरीका है उसमें उनके जहन में वो ये है कि BNP एक हावी अक्सरियती जमात है और सियासी है, बांग्लादेश की मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव है, जनरल आबादी को भी नुमाइंदा करती है। इसके बरक्स जमात इस्लामी जो है वो दाई जमात है, दावत और इरशाद से वाबस्ता है, और दावत और इरशाद से इंडिया बहुत घबराता है। जी जी बिल्कुल। तो उसकी कोशिश होगी कि BNP और जमात इस्लामी का इत्तेहाद भी ना हो, और अगर ये इत्तेहाद बनता है तो मैं समझता हूँ कि बड़ी स्टेबल स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ईस्ट पाकिस्तान में बनेगी, मशरक़ी बांग्लादेश में। और अगर ये बनती है तो पॉलिटिकल यानी प्रोसेस जो है वो ब्रोकन नहीं होगा, और अगर इन दोनों को अलहदा कर दिया जाए तो फिर ब्रोकन रहेगा। अच्छा, अभी आपने बात की कि भारत जमात इस्लामी की जो दावत वाली बात है उसकी वजह से घबराता है, तो यही वजह है कि जो भारतीय मीडिया है उसके जायज़ों में जमात इस्लामी को खूब निशाना भी बनाया जा रहा है, या कोई और वजूहात भी हैं? उसकी बात यह है कि जो लोग दीन से वाबस्ता होते हैं वो थकते नहीं हैं, वो बोझल नहीं होते, वो हिम्मत नहीं हारते। और पाकिस्तान का क़याम भी जो था वो बेसिकली एक दीनी नज़रिया था, आइडियोलॉजी थी। और उसके बाद जमात इस्लामी हो या दीगर जमातें हों, उन्होंने इससे वाबस्तगी और वफ़ादारी निभाई है, और यही वफ़ादारी उनके लिए तकलीफ़ देह है। इसके बरक्स अगर आप देखें कि मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान के मामले को कि इन्हें कर्नल फ़ारूक जो थे उनकी यानी कायदाना यानी उनकी यानी लीडरशिप में वो मारे गए थे, और वो मुकदमा ट्रीज़न का चलाना चाहते थे। बिल्कुल। अब वही मौक़िफ़ जो था वही जमात इस्लामी का था। जब हसीना वाजिद आई हैं तो इन्होंने सबसे पहले कर्नल फ़ारूक जो हैं उन्हें शहीद किया था, फांसी पे लटकाया था, वो भी 80 बरस के हो गए तकरीबन। फिर उसके बाद जब वो लोग चले गए तो फिर जमात इस्लामी के लोगों की बारी आ गई, और वो आखिर वक्त तक इन्हें अजियतें देती रही। उसका सबब ये था कि जितने ये कमज़ोर होंगे, अपने मसाइल में उलझेंगे, तो इस्लाम का पैगाम भी रुकेगा, और इन लोगों के दिलों में जो यानी ईस्ट पाकिस्तान या पाकिस्तान बनने के वक्त की जो रूह थी वो बेदार नहीं होगी। ऐसा ही है। ये सबब है, और इसका असर यकीनन इंडियन मुस्लिम्स पर भी पड़ेगा। तो वो ऐसी कुव्वतों को हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं, वो ईस्ट पाकिस्तान में भी। इसीलिए जमात इस्लामी के हवाले से प्रोपेगेंडा भी काफ़ी किया जा रहा है। अच्छा, लेकिन ढाका का इंडिया के तसल्लुत से बाहर आना पूरी दुनिया को इस चीज़ पे हैरान कर रहा है कि इतने सालों बाद ढाका अपने कदमों पे खड़ा हो रहा है और इंडिया के खिलाफ बयानबाजी दे रहा है। इस जुर्रतमंदाना रविश के पीछे असल वजह क्या है? इसके पीछे असल वजह यह है कि सकूत ढाका की साजिश। सकूत ढाका जो था वो हमारी किसी भी यानी हुकूमती सतह पर या अस्करी सतह पर या सियासी थोड़ा सा गड़बड़ है, मगर ये कि शिकस्त नहीं थी, वो साजिश थी। जी जी। और उस साजिश की वजह से झूठ बोल बोल के इन्होंने इतना अरसा गुजार लिया। वगरना आपको याद होगा कि ईस्ट पाकिस्तान ये बांग्लादेश ही था जहाँ के लोग थे जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई, और 1909 में जब इसकी तकसीम हुई 1905 में, तो उस वक्त एक रूह जो पैदा हुई थी बेदारी की,
उसी ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई, उसी ने मिसाक लखनऊ के पस मंज़र में था। मगर हिंदू इतना अवेयर था अपनी मकासद के हवाले से कि 1911 में इन्होंने तनसीख कराई रेवोकेशन कि ये 2 स्टेट नहीं बनना चाहिए, इसकी डिवीजन नहीं होनी चाहिए। मगर ये कि जब पाकिस्तान बना तो इन्होंने अजीज़ अहमद उस वक्त DC थे यूनाइटेड बंगाल के, उनको यानी 1 साल पहले वहाँ लगाया गया और यूनाइटेड बंगाल को टुकड़ों में बांटा गया, हिंदू बंगाल, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल हमारे पास हिंदू बंगाल उधर चला गया, जबकि यहाँ पे 91% मुस्लिम हैं और यहाँ से कुछ हिजरत करके वहाँ चले गए। वहाँ के मुसलमान अब भी उनके पास हैं। मगर अब जो सूरत हाल है वो ये है कि बंगला नेशनलिज्म भी जन्म ले रहा है, बंगला मुस्लिम आइडेंटिटी भी जन्म ले रही है, और उसके साथ ये है कि स्टेट सिक्योरिटी वो चाहते हैं। उस स्टेट सिक्योरिटी में आप देखिए कि ये सारे फौजी जो थे, कर्नल फारूक हों, जनरल ज़ियाउर रहमान हों, जनरल इरशाद हों, ये सब पाक आर्मी का कूल के पढ़े हुए हैं। और 65 में इन्होंने भरपूर छित्रौल की थी इंडिया की। फिर MM अहमद एयरफोर्स के, उन्होंने इंडिया के साथ जो सलूक किया वो पूरी दुनिया अब तक जानती है। अब यही पस मंज़र है, और ख़ास तौर पर ये जो थंडर का है ये बहुत हद तक इसके यानी कुछ फेजेस हैं जी। इनिशियल फेजेस जो है वो तो मुकम्मल हो चुके हैं, वो ऑफिशियली अनाउंस होना है कि थंडर कब दिए जाएं। और इसके साथ यानी बाकी ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग के लिए लोग आ रहे हैं। और पाकिस्तान की जो अमेजिंग अचीवमेंट्स है वो यानी उससे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। और बुनियाद मरसूस ने तो उनको पूरी दुनिया को बताया ना कि पाकिस्तान अगर लड़ने का जज्बा है तो हथियार के बगैर भी लड़ते हैं, मगर हमारे पास तो हथियार भी हैं। और ये जो कैफियत है इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा एक ड्राउना ख्वाब है, ड्रेडफुल ड्रीम है। और वो ड्रीम उसका जो अखंड भारत का था वो चकनाचूर हुआ है। और यहाँ जो कैफियत है कि पाकिस्तान ने भी ईस्ट बांग्लादेश को कभी तनहा नहीं छोड़ा, ऐसे ही है। और इसकी कैफियत ये है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर आदमी जो रहा है और जिसने जनरल ज़ियाउर रहमान साहब के ज़माने में, जनरल इरशाद साहब के ज़माने में और बांग्लादेश की भरपूर मदद की। अगर आप थोड़ा सा वक्त दें तो मैं जो कुछ जानता हूँ, कर्नल फारूक साहब से मेरी एक मुलाकात रही थी लाहौर ही में, वो तशरीफ़ लाए थे, तो उन्होंने बताया कि जनरल ज़िया साहब जो थे वो 8.5 डिवीज़न आर्मी वहाँ पर डेवलप करना चाहते थे, 6.5 बना ली थी। अच्छा। और 7 हथियार उन्होंने चाइना से भी लेके दिए और अरब से पैसा भी लेके दिया, और ये वो सूरत थी। और जैसे मेजर जनरल फजलुर रहमान साहब ने रिसेंटली बयान दिया था कि अगर पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान पे हमला करता है तो हम भारत को ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में एंगेज करेंगे। अब इंडियन आर्मी जो है वो ठीक है, रकबा भी बड़ा है, उसके बाद फ़ौज भी ज़्यादा है, उसके बाद बहुत कुछ होगा, वो अब तो बोगस नज़र आता है बुनियाद मरसूस के बाद। मगर उसकी कैफियत ये है कि उसकी फ़ौज कहाँ कहाँ बटी हुई है, इंडो पाक बॉर्डर पे खड़ी है, पाक चाइना इंडिया चाइना पे खड़ी है, साइनो इंडो पे, फिर बांग्लादेश पे खड़ी है, फिर मशरकी पाकिस्तान में उसकी फ़ौज एंगेज है। उसकी फ़ौज तो पहले ही स्कैटर हुई हुई है, और स्कैटर फ़ौज के पास वो मुराल भी नहीं रहा बुनियाद मरसूस के बाद कि वो लड़ सकें। इंडिया जो है वो रोज़ बरोज़ सुकड़ रहा है। और जैसे कि हसनात अब्दुल्ला ने कहा था कि हम इनको यानी रोक लेंगे, वो काट देंगे। अब उसको काटने का सबसे बड़ा मकसद है कि ईस्ट पाकिस्तान के पास एयर फोर्स होना चाहिए। बिल्कुल, ये जंगें जो हैं तो मौजूदा दौर में अभी आप एयरफोर्स की बात कर रहे हैं और उनके एयरफोर्स के चीफ पे भी कुछ दिन पहले पाकिस्तान आए हुए थे, वो यहाँ से पढ़े हुए भी हैं। तो आपके ख्याल में कि अब जबकि बांग्लादेश एक नेचुरल वे में आगे बढ़ रहा है, इंडिया के तसल्लुत से बहुत सी सूरतों में, चाहे वो समाजी लिहाज से है, सियासी लिहाज से, मुआशी लिहाज से, वो आज़ाद भी हो रहा है, तो अब वो अपनी एयरफोर्स को, अपनी आर्मी को या अपनी बाकी फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पाकिस्तान की मदद लेंगे? डेफिनेटली लेंगे। और अभी जो दुबई में शो हुआ था वहाँ पे दोनों एयर चीफ मिले थे। अच्छा। और दोनों ने बहुत सारी बातें की। उसी बातों को फॉलो अप में यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए लोग आए, यहाँ पे बांग्लादेश के एयर चीफ आए, क्योंकि बांग्लादेश महफूज नहीं है जब तक उसको एयर कवर नहीं मिलेगा। और एयर कवर जो आज पाकिस्तान की सुप्रीमेसी है कि ये आसमानों के बादशाह हैं, फ़ज़ाएं इनकी मर्जी से चलती हैं, तो ये आज की जो डिक्लाइनिंग सुपर पावर है वो तक हाथ जोड़ती है कि डरो इनसे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक नेचुरल वे है, मगर इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है जब मुआहदे होते हैं। और मुआहदे होने में हो सकता है इलेक्शन पहले आ जाए तो इंडिया खेल सकता है। मगर सेकंड ये है कि जहाँ तक आप ये देख रहे हैं कि इत्तेहाद बन रहे हैं
उस इत्तेहाद का अल्टीमेटली हिस्सा बांग्लादेश भी बनेगा। अगर ममालिक का इत्तेहाद इस्लामिक नेटो की सूरत में सामने आता है तो सिर्फ वेस्ट ही नहीं, भारत भी और बहुत से मुल्कों को इससे तकलीफ होगी। बहरहाल इंतजार हमें भी है कि ये इत्तेहाद की सूरत में सामने आता है। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके आपका भी वक्त का। शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।